Now we're going to talk about three new quantities: stress, strain, and Young modulus. हमारे learning objectives में we have to know how to calculate stress, how to calculate strain, and how to calculate the Young modulus. If you pull on the two ends of a metal bar, you are unlikely to deform it at all. However, pulling with the same force on the two ends of a very thin piece of wire made from the same metal, it may have very different results, and it will probably extend elastically and may pass its elastic limit and to start experiencing permanent deformation as well. Deformation की भी तो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो टेम्पररी होती है, दोबारा मतलब कि अपनी ओरिजिनल शेप पे आ सकती है बाद में। लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। इट कैन नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप अगेन। जब एक दफा वो डिफॉर्म हो चुका होगा उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। Now, depending on the specific metal and the exact dimension, it is possible that your force may be strong enough to break the wire. This example demonstrates that engineers need more information about the forces they may be encountered within the structures than during the building as well. हमारे पास जो सबसे पहली क्वांटिटी है वो हमने डिस्कस करनी है स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्कुल एक प्रेशर की तरह एक चीज है। प्रेशर क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स के अंदर। स्ट्रेस भी एक तरह से प्रेशर जैसी चीज है। Tensile or stress is a measure of a force within a material sample, and it also takes account of the cross-sectional area across the sample. This allows the force comparisons to be made between samples of different sizes so that they are measured under comparable conditions. Stress के लिए हम symbol use करते हैं सिग्मा, और इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। For example, a cylindrical column stone has a diameter 60 centimeter and supports a weight of 2500 Newton. तो वेट तो आपके पास हो गया फोर्स। अब आपको एरिया चाहिए। एरिया कैसे आएगा? आपको डायमीटर दिया हुआ है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया? कैन यू टेल मी? एरिया यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई डी बाई टू करेंगे। डायमीटर दिया हुआ है ना, पाई डी बाई टू। हाँ, पास भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर होता फॉर्मूला, हमें आर नहीं, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा रेडियस आता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो क्या बनता है? 0.30। और आपके पास एरिया आ गया 0.28। जब एरिया आ जाएगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। सेकेंड जो हम क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन है खिंचाव। कितना खींच पड़ी है, कितना स्ट्रेच पड़ा है, कितनी टेंशन पड़ी है। द टेंसाइल स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल सैंपल। कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना स्क्वाश कंप्रेस। बट इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सैंपल, and this allows extension comparisons to be made between samples of different sizes so that they are measured under comparable conditions. अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स ओवर एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? दी एक्सटेंशन। और सिर्फ x क्या होता है? द ओरिजिनल लेंथ। इसको हम x ओवर एल नॉट भी कह सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ। या आप इस तरह याद रख लो, आपने अपने जिस तरीके से याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है? एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ 5 थी, उसमें 3 की एक्सटेंशन हो गई है, तो स्ट्रेन कितना हुआ? 3/5। A copper wire of length ठीक है। 1.76 meter is stretched by a force to a length of 1.80। अब आपके पास एल नॉट क्या है? 1.76, और न्यू लेंथ क्या है? 1.8। तो एक्सटेंशन क्या थी? माइनस करेंगे 0.04। एग्जैक्टली exactly। तो हम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द हाँ। ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड ना कर देना स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। पहले एक्सटेंशन निकालो, उसको डिवाइड करो ओरिजिनल लेंथ से, दैट वुड बी योर टेंसाइल स्ट्रेन। फिर एक क्वांटिटी हमारे पास तीसरी आती है, यंग मॉडुलस। दिस इज द थर्ड क्वांटिटी दैट वी स्टडी। यंग मॉडुलस हर मटेरियल का कोई ना कोई डिफरेंट होता है। हर मटेरियल का यंग मॉडुलस हमें ये बता सकता है वो कितना टफ है, वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, कितना स्ट्रेन बर्दाश्त कर सकता है। एंड इफ अ मटेरियल इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड विद अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्टिफनेस कैसी है मटेरियल की, कितना वो डिफॉर्म हो सकता है, कितना वो झेल सकता है, उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस, which is obviously different. And it is a measure of a stiffness of material, how stiff a material actually is, which takes account of the shape and size of the sample, so that different samples of the same material will have the same value for the Young modulus. Young modulus का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता था? कैन यू टेल मी? जी, स्ट्रेस का फॉर्मूला। जी।
फोर्स ऑफ एरिया। और स्ट्रेन का? ओरिजिनल ओवर, नहीं सॉरी, एक्सटेंशन एक्सटेंशन ओवर ओवर। ओरिजिनल। जी। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपके पास यंग मॉडल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। यंग मॉडल्स क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय एक्स ओवर एल नॉट। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं एरिया को नीचे ले जाऊं और एल नॉट को ऊपर ले जाऊं, तो क्या बनेगा? एफ एल नॉट। ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एक्सटेंशन। समझ आई? जी। दिस इज नोन एज यंग मॉडुलस। मैंने वही फॉर्मूला था। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली ये लगा लो, एफ एल नॉट ओवर ए एक्स, या फिर आप पहले अलग से स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेन निकालो। और यंग मॉडुलस का सिंबल होता है इस तरह से, एप्सिलॉन शो करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग यंग मॉडुलस। So this is the formula that you can use. The copper wire from above has a diameter of 0.22 millimeter. तो इसका रेडियस क्या होगा पहले तो बता दो। 0.11, और मिलीमीटर है, इंटू 10⁻³ फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन दी हुई है। व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ अ कॉपर? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया आप निकाल लोगे। ठीक है, एरिया भी आ जाएगा आपके पास। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है। अब पहले आप स्ट्रेस निकाल लो। एफ क्या दिया हुआ है? 100 डिवाइड बाय एरिया आपने क्या निकाला है अभी ऊपर, पाई आर स्क्वायर करके, 3.80 इंटू 10⁻⁸। स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 2.63 इंटू 10⁻⁹। अब आप क्या करोगे? यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है ये, डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना पड़ा आपके पास? स्ट्रेन आप देखो कि यू कैन कैलकुलेट, हमें स्ट्रेन नहीं दिया हुआ क्या? 0.023। हाँ ठीक है, ये रहा ना स्ट्रेन, हमने ऊपर निकाला हुआ था। ठीक है, ये रहा आपके पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन वॉज 0.023। और आपके पास ये करके क्या आ जाएगा? द यंग्स मॉड्यूलस। गॉट इट? सही है। So stress is a proportionate measure of the force on a sample. Stress has a formula of force per unit area. Strain is a proportionate measure of the extension of a sample and its formula is delta x divided by x. Delta x होता है extension और सिर्फ x होता है original length. And Young modulus is the measure of a stiffness constant for a material equal to the stress divided by its corresponding strain. अब stress strain graphs क्या होंगे? And how can we interpret these stress strain graphs? From the definition of the Young modulus, the stress should be proportional to the strain if a material is undergoing elastic deformation. अगर एक material elastic deform हो रहा है, मतलब कि अगर इसको मैं deform करूंगा, it can also return back to its original shape. हम देखेंगे, we do find a straight line relationship for small stresses. अगर आप कम कम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, क्योंकि आपका हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। लेकिन अब मैं अगर स्ट्रेस और बढ़ा दूं, मतलब कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? एक पॉइंट आएगा जिसके बियॉन्ड आपका हुक्स लॉ ओबे होना बंद कर देगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास हो जाएगा, एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल वुड स्टार्ट टू बिहेव डिफरेंटली। दिस मीन्स दैट द ग्राफ स्टार्ट्स टू कर्व। सो हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ इज ओबेड कब? जब आपको जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्मॉल है। जब आपको स्मॉल स्ट्रेस लग रहा है, जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस होगा और हुक्स लॉ अब ओबे नहीं होगा। फोर्स वुड नो लॉन्गर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और इवेंचुअली द स्ट्रेस विल बिकम टू ग्रेट। एक और पॉइंट आएगा कि स्ट्रेस इतना ग्रेट हो जाएगा कि वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाएगा। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या है कि यहाँ से आगे तो इट कैंट इवन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप जो होती थी। गॉट इट? परमानेंटली डिफॉर्म बेसिकली। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। इन द स्ट्रेट लाइन पोर्शन, जो कि आपके पास पॉइंट ए है, द मेटल एक्सटेंड्स इलास्टिकली। स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है? ए तक मेटल इलास्टिकली एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ तक अगर मैं स्ट्रेस लगाना छोड़ दूं, एक्सपेरिमेंट रोक दूं, तो क्या ये वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अभी तक लीनियर ही था। मसला ये हुआ मैंने और बढ़ाया, और बढ़ाने से क्या जी। हुआ कि पॉइंट ए था आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, and slightly beyond this point the metal will still behave elastically, but it cannot be relied upon to increase strain in proportion to the stress. पॉइंट बी जो ए के बाद आया था, ए क्या था? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बी क्या था? दिस वाज द इलास्टिक लिमिट, जहां पे जो हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद आता है। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इलास्टिक लिमिट क्या पॉइंट है जिसके बाद आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, विच मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। फिर एक पॉइंट सी है। पॉइंट सी जो था ये वाला,
जिसके बाद एक डिप आया। ये डिप क्यों आया एकदम से, आपने पूछा नहीं। दिस इज नोन एज द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट होता है कि जैसे वो नहीं होता कि आप बॉटल की कैप बहुत ज्यादा बंद कर रहे होते तो एक पॉइंट आता है ना, एकदम से इतना टाइट हो जाता है कि वो स्लिप होता है आगे की तरफ, कभी नोटिस किए? जी। उसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। एकदम से जो एक सडन इंक्रीज आते हैं ना एक्सटेंशन का, ये देखो, मैं बॉटल टाइट कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आगे चला गया और एकदम से फ्री हुआ है, नीचे गया, और उसके बाद वो डिफॉर्म हो गया। ये जो पॉइंट आया है ना, दिस इज नोन एज द यील्ड पॉइंट। इससे पहले जो पॉइंट आया था ये था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इलास्टिक की लिमिट रीच हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन था बिफोर द यील्ड पॉइंट, ये क्या था? इलास्टिक रीजन। और उसके बाद प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? जी। पॉइंट डी जो है, ये वाला, जहां से आगे आपके पास कर्व अब नीचे जाने लग गया, पॉइंट डी क्या है? इट इज नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? द हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेस विद इन दिस मटेरियल विच इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और पॉइंट ई क्या है? जहां ग्राफ रुक गया, पॉइंट ई को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस, या फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस, जहां पे सैंपल ब्रेक कर दिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, और फ्रैक्चर स्ट्रेस। गॉट इट? जी। इन सब में डिफरेंस आपको आना बहुत जरूरी है, तो ये ग्राफ वाले आपसे क्वेश्चंस फिर हो जाएंगे। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑफ टॉपिक 2B। ये हमने दो पार्ट्स के अंदर कवर कर लिए। पहले हुक्स लॉ की, और उसके बाद हमने स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडल्स को डिस्कस कर लिया। यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज एज वेल। शेयर इट विथ मी। आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, शेयर किया करो ताकि फिर आप मुझे पता लग जाए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ऑलराइट।